सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने संस्कृत और संहिता अध्ययन का पेपर सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रचना शायरी का पेपर। ये पेपर बैच 2021 का है, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था। तो देखते हैं इस पेपर में लेवल क्या था और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट यहाँ से मिलता है। तो देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है मल्टीपल चॉइस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है चिकित्सा पुरुष क्या है। तो चिकित्सा पुरुष सबको पता है, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग कहते हैं षड्धातुज पुरुष। ठीक है। फिर सुश्रुत के अनुसार सीवनी की कुल संख्या क्या थी। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आंसर होगा 10। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की औसतन लंबाई क्या होती है। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 50 to 60 सेंटीमीटर। सुश्रुत संहिता शरीर स्थान में अध्याय कितने हैं। तो ये इतिहास में भी आपके काम आएगा, यहाँ पे भी काम आएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान में कुल 10 अध्याय हैं। चरक के अनुसार प्रत्यंग की संख्या क्या होती है। तो चरक ने बताई थी 56 प्रत्यंग होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि चरक के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों की संख्या क्या है। तो चरक ने अस्थियों की संख्या बताई थी 360। ठीक है, जिसमें से उन्होंने सब कुछ जोड़ लिया था। फिर बात करते हैं नाक एवं कान में पाई जाने वाली अस्थियां क्या होती हैं। तो ये होती हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं तरुणास्थि। सुश्रुत के अनुसार स्नायु की कुल संख्या क्या थी। तो स्नायु की कुल संख्या थी 900। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। फिर मणिबंध संधि किस प्रकार की संधि में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर। ठीक है। फिर सुश्रुत के अनुसार रज्जु की संख्या क्या है। तो रज्जु होते हैं 4। ये परिभाषा शायरी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सुश्रुत के अनुसार पेशी की संख्या क्या है। तो पेशी कुल मिला के होती हैं 500 सुश्रुत के अनुसार। अब यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज करने वाली है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्ट बेस्ड थे। और ये फैक्ट कहाँ से थे, आयुर्वेद पार्ट से थे। तो जहाँ पे भी सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार किसी भी चीज़ की संख्या बताई गई हो, तो वो चीज़ आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा और वो आपको 1 नंबर दिला देगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। फिर बात करते हैं कि सर्जिकल नेक किस में पाई जाती है। तो सर्जिकल नेक ह्यूमरस में पाई जाती है। बहुत बेसिक सा एनाटॉमी का क्वेश्चन। फिर उसके बाद बात करते हैं जिफॉइड प्रोसेस कहाँ पाई जाती है। तो ये स्टर्नम में पाई जाती है। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर मेंटल फोरामेन किस में पाया जाता है। तो मैंडिबल में पाया जाता है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन आ गया। फिर टार्सल बोन कितनी होती है, 7 होती हैं। एक एनाटॉमी का बेसिक क्वेश्चन। फिर बात करते हैं थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। तो ये थोरैक्स में पाई जाती है। इसमें थोरैक्स का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन बोनस में काउंट हो जाएगा। इसमें एब्डोमेन नहीं होगा, क्योंकि एब्डोमेन थोरैक्स के बाद आता है। और नेक भी नहीं होगा, क्योंकि नेक सर्वाइकल रीजन में आ जाता है। ब्रेन भी नहीं होगा, किडनी भी नहीं होगी। तो इसमें चारों ऑप्शन ही एकदम गलत हैं। तो इसमें सही आंसर होगा थोरैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में स्पाइनल नर्व कितनी पाई जाती है। तो यहाँ स्पाइनल नर्व पूछी गई हैं, क्रेनियल नर्व नहीं पूछी गई हैं। तो यहाँ पे ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पे होता है कि 12 लगा देते आप, बट यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 31 पेयर्स, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12। स्टूडेंट्स जल्दी में देखते हैं कि 12 पेयर है, स्पाइनल नर्व्स पूछी गई हैं, नर्व्स की संख्या क्या है, 12। तो 12 लगा देते हैं। 12 लगा दिया, गलत आंसर, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे होगा 31 पेयर। तो यहाँ 31 पेयर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व किस टाइप की नर्व है। तो ये मिक्स नर्व होती है। और फिर बात करते हैं ट्राइसेप्स मसल्स की नर्व सप्लाई क्या है। तो रेडियल नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद है 6th क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस होती है। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से हैं। तो क्रेनियल नर्व एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्रेनियल नर्व ही आता है। और इसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 6th क्रेनियल नर्व कौन सी है, या फिर टाइप पूछ लेंगे क्रेनियल नर्व की। तो बस इतना ही था। तो मल्टीपल चॉइस देखा आपने कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो या तो फैक्ट बेस्ड थे कि ये संख्या कितनी है, या तो बहुत बेसिक से एनाटॉमी के क्वेश्चंस थे। तो बहुत इजी लेवल है ये। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी में पूछा गया कि सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखिए। तो सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा का श्लोक बहुत फेमस है, सबको रटा होगा। वही शुक्र शोड़ितम गर्भाशय सात्मा प्रकृति विकार समुच्यते गर्भिति उच्यते तम चेतनावस्थम वायु बचती तेज में पचती अपाक्लेदंती। तो वही वाला जो श्लोक है,
वही आपको याद होना चाहिए, तो आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग और चरक के अकॉर्डिंग दोनों जो शरीर के हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। बार बार आते हैं, हर साल ही लगभग रिपीट होते हैं। फिर बात करते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसमें श्लोक्स आपको याद होने चाहिए। स्फटिकावन द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैल छौद्रिणीवम तथा। तो ये सब जो क्वेश्चन मतलब श्लोक्स होते हैं, श्लोक्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक याद कर लीजिए, या फिर इसमें से याद कर लीजिए, या फिर इसमें से कोई भी किसी का भी याद कर लीजिए। जैसे चरक ने लिखा है, ये भी सुश्रुत ने लिखा है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला सुश्रुत ने, नीचे वाला चरक ने। अष्टांग हृदयम के अनुसार भी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो वही है, तो श्लोक्स याद कर लीजिए, श्लोक्स के मतलब याद कर लीजिए, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कि सुश्रुत के अनुसार अस्थि के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो अस्थि के प्रकार आपको पता ही है, कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि और वलयास्थि और नलकास्थि, ठीक है। ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट था, ये नकलास्थि लिखा हुआ है जबकि होता है नलकास्थि। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, इसमें भी श्लोक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स होते हैं, ये श्लोक्स याद कर लीजिएगा। जैसे अगर पूछा जाए कि अस्थियों के टाइप दीजिए, तो ये आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है, कि तरुणानि कपलानि रुचकानि भवन्ति ही वले नीति तानि शिवनरकानि चाकनिचित। फिर उसके बाद इसके अंदर भी कपालास्थि का श्लोक है, फिर रुचकास्थि का श्लोक है। जैसे कपालास्थि का शिरा शंख कपलेषु तलवंश प्रोर्ध जानुषु कपलानि भवन्ति येषु दंतेषु रुचकानि च, या फिर रुचकास्थि का, फिर तरुणास्थि का, और इसी तरीके से बहुत सारे हैं, वलयास्थि का और नलकास्थि का। तो आप याद कर लीजिए, ये कोई बहुत कठिन नहीं है। जैसे वलयास्थि का है पार्श्व पृष्ठोसु वलयानि, या फिर पाड़यो पर्शव युगो पृष्ठे वृक्षो जठे रपायुषु। तो ये जब 2-4 बार आप बार बार बोलेंगे तो आपको रट जाएगा बहुत ईजिली। फिर बात करते हैं केश, दंत और नख की परीक्षा का महत्व लिखिए। तो परीक्षा बहुत जगह पे महत्वपूर्ण होती है। जैसे न्यायिक विज्ञान होता है, जब कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसकी परीक्षा का बहुत महत्व होता है। जब चिकित्सा करते हैं हम लोग, तो केश, दंत, नख देख के बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके का रोग हो सकता है, ठीक है। दांतों से भी बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं पता लगती हैं, कैविटीज़ पता लगती हैं, और बालों से भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बता सकते हैं कि अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो किस चीज़ की डिफिशिएंसी है, काले हैं, कितने घने हैं, पतले हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इनकी परीक्षा का महत्व होता है। तो यही लिखे हैं कुछ पॉइंट्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कैसे कि और पुरातत्व विज्ञान में भी बहुत काम आते हैं केश, दंत, नख, ठीक है। तो जैसे केश, दंत, नख प्राचीन अवशेषों से केश, दंत और नख के नमूने लेकर उस समय की जीवन शैली, स्वास्थ्य स्थिति और जनसंख्या का विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इनसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या हाइजीन है एक इंसान की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि केश, दंत, नख की परीक्षा क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी एक अस्थि का ऑसिफिकेशन का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लैविकल का आप लोग ऑसिफिकेशन पढ़ते ही हैं, क्लैविकल सबकी फेवरेट बोन होती है। तो क्लैविकल का ऑसिफिकेशन हम लोग ने लिख दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का वर्णन कीजिए। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का सब कुछ पॉइंट वाइज जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से मैं लेकर आया हूँ। जैसे एनाटॉमी पहले लिखना है, फिर उसके अंदर भी सब हेडिंग, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, फिर बोन इन्वॉल्व, फंक्शंस, मसल्स, ठीक है, लिगामेंट्स, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन, क्लिनिकल्स, सब कुछ एकदम सॉर्टेड लिखा हुआ है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से पढ़ रहे हैं ना तो मतलब पॉइंट वाइज दिया हुआ है ना, तो बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के बारे में ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई लिखिए। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई लिख दिए पेक्टोरालिस मेजर का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ओरिजिन होता है क्लैविकुलर हेड में, स्टर्नोकोस्टल हेड में, एब्डोमिनल पार्ट में। इंसर्शन होता है लेटरल लिप ऑफ बेसिपिटल ग्रूव जो होता है ह्यूमरस का, वहाँ पे। नर्व सप्लाई होती है C5, C6, C7, मीडियल पेक्टोरल नर्व C8, T1, ठीक है। तो बस एक बार रीडिंग मारने की ज़रूरत है, और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो जाएगा यहाँ से।
फिर 28 है कि मेनिंजेस का वर्णन कीजिए। तो मेनिंजेस होती हैं ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायोमेटर, DAP, डैप, ठीक है। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायोमेटर। ड्यूरामेटर होता है वो थिकेस्ट होता है, टफेस्ट होता है, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एरेक्नॉइड की बात करते हैं तो एरेक्नॉइड डेलिकेट होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फंक्शन होता है इसका लूज सैक अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फिल विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, कुशन प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ताकि कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो। फिर पायोमेटर की बात करते हैं तो इनर मोस्ट लेयर होता है, ये थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। और फंक्शन की बात करें तो ये क्लोजेस्ट होता है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के। और जब पायोमेटर होता है वो उसमें बहुत सारे जो ब्लड सप्लाई होती है, बहुत वेस्कुलराइज्ड होता है, प्रोवाइडिंग अ रिच ब्लड सप्लाई टू अंडरलाइंग नर्व्स टिश्यू एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे मैंने एक रफ आइडिया दे दिया, ऊपर से पूरा बता दिया। फिर बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की। तो लॉन्ग आंसर पहला है कि मासा अनुमासिक गर्भ वृद्धि का सुश्रुत के अनुसार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ये, जो सबने याद किया ही होगा, नहीं याद किया होगा तो इंटरनल्स में आया होगा, या फिर टीचर्स बताते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। तो वही है कि जैसे प्रथमा मास है तो तत्र प्रथमा मास है कललम जायते, फिर द्वितीय मास है, फिर तृतीय मास है, सबके श्लोक्स हैं। श्लोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक्स लिख रहे हैं ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं, और अगर श्लोक्स नहीं लिख रहे हैं ना तो चाहे जितना अच्छा लिख लेंगे आपको पूरे नंबर तो नहीं मिलने वाले। वैसे पूरे नंबर तो नहीं मिलते हैं, 1-2 नंबर कट जाते हैं, बट 1 नंबर ही कटते हैं अगर आपने श्लोक्स लिखा हुआ है। अगर श्लोक नहीं लिखा है तो थोड़े ज़्यादा नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरे मैंने लाइन से बुक का स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो यहाँ से पढ़ के श्लोक्स तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्कैपुला का वर्णन करिए। तो स्कैपुला का पूरा मैंने एनाटॉमी, प्रोसेस, फीचर्स, अटैचमेंट पॉइंट्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, फंक्शन लिख दिया है। फिर बात करते हैं नी जॉइंट की। तो नी जॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनाटॉमी में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नी जॉइंट में लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे नी जॉइंट, उसमें बोन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिर मेनिस्काई क्या होता है, लिगामेंट्स कौन से होते हैं। लिगामेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम देख लीजिएगा। फिर मसल एंड टेंडन की बात करते हैं तो कौन से होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और बर्सा कौन से होते हैं, नर्व सप्लाई, ब्लड वेसल्स। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो ब्रेकियल प्लेक्सस फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो सारे टीचर्स हमेशा बताते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस हमेशा तैयार कर लेना। ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस, ये 3 चीज़ें, तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा। तो 10 नंबर आपके कंफर्म है कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ के 10 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देरी किस चीज़ की है, आप लोग देख ही सकते हैं, सामने मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन, पार्ट्स, फिर मेजर ब्रांचेस, इनर्वेशन कौन से हैं, पॉइंट वाइज एकदम सॉर्ट करके मैंने लिखा हुआ है, आप लोग के लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो ये था पेपर 1 ऑफ रचना शारीर। आप लोगों के लिए मैंने पूरा यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लिया पेपर। अब इसको एक बार PDF जो मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार जितनी भी चीज़ें हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, जितने भी PDF मैंने दिए हुए हैं सॉल्यूशन बना के, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इसी तरीके से जो आपका सपोर्ट बना हुआ है बनाए रहिए, जल्दी हम लोग 1000 को क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।